हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और हाजिर हूं कोरोना अपडेट के साथ आपको बताने के लिए कि अब कोरोना मीटर किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, खतरा कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जरा आपको तस्वीर आपके देश की, आपके प्रदेश की भी बताएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले दुनिया भर की तस्वीर के साथ करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इस वक्त दुनिया भर के अंदर कोरोना संक्रमण किस रूप में और कितनी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो लगातार संक्रमण है कितना घातक साबित हो रहा है। और अब जरा आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं पूरी दुनिया की स्थिति, जिसमें 33,37,379 एक्टिव केस इस वक्त हो चुके हैं और 38,60,346 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,24,325 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। तो ये पूरी दुनिया की तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं बात दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की, जहां 11,57,616 एक्टिव केस हैं और 8,16,174 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। वहीं 1,16,035 लोगों की इस घातक वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। तो ये अमेरिका की स्थिति और ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको पूरी जानकारी, पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संक्रमण किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, कितना घातक है, वो भी आपको बता रहे हैं। लेकिन अब बात जरा ब्राजील की कर लेते हैं। 3,67,899 एक्टिव केस इस वक्त ब्राजील में हैं। 3,96,692 कोरोना संक्रमित मरीज जो अस्पताल में पहुंचे वो ठीक होकर के अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं 41,000 से ज्यादा लोगों की ब्राजील के अंदर इस घातक वायरस से मौत हो चुकी है। बात रूस की कर रहे हैं, जहां पर 2,35,338 एक्टिव केस अब हो चुके हैं। 2,69,370 इस दौरान ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,715 लोगों की इस दौरान मौत हो चुकी है। तो ये पूरी दुनिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। संक्रमण किस तेजी के साथ बढ़ रहा है वो भी तक हमने आपको दिखाया है, लेकिन अब ये खतरा आपके देश पर कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और भारत की स्थिति आज क्या है वो भी जरा आपको दिखाते हैं। भारत में 1,41,842 एक्टिव केस हो चुके हैं इस वायरस के और 1,47,194 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है इस घातक वायरस की वजह से। और अब बात जरा देश के अलग अलग राज्यों की, जहां पर सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जिसमें सबसे ज्यादा अभी तक आंकड़े सामने आए हैं। 47,980 एक्टिव केस इस वक्त महाराष्ट्र में हैं, जबकि 46,078 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। वहीं 3,590 लोगों की महाराष्ट्र में इस घातक वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। बात तमिलनाडु की, जहां 17,662 एक्टिव केस अब हो चुके हैं। वहीं 20,705 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 349 लोगों की तमिलनाडु में इस घातक वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। बात गुजरात की, जहां पर 5,546 एक्टिव केस हैं, 15,101 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,385 कोरोना संक्रमित जो लोग थे उनकी मौत हो चुकी है। बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर 20,871 एक्टिव केस अब हो चुके हैं। 12,731 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,085 लोगों की देश की राजधानी दिल्ली में मौत हो चुकी है। और बहुत तेजी के साथ ये वायरस बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब इस घातक वायरस की रफ्तार आपके अपने प्रदेश में किस रूप में नजर आ रही है, जरा अब वो भी आपको दिखाते हैं। और हरियाणा में ये रफ्तार किस रूप में नजर आती है, दिखाई दे रही है, जरा वो आपको सबसे पहले बता देते हैं और जिलेवार तरीके से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आपके जिले में कोरोना मीटर कहां तक पहुंच चुका है वो भी आपको बताते हैं। गुरुग्राम की बात सबसे पहले, जहां पर 1936 एक्टिव केस इस वक्त पहुंच चुके हैं और 860 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 19 लोगों की गुरुग्राम में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो कितना घातक वायरस और आपके प्रदेश में अलग अलग जिलों पर क्या इसका प्रभाव नजर आ रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बात फरीदाबाद की, जहां पर 601 एक्टिव केस, जबकि 306 ठीक हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 22 लोगों की मौत हो चुकी है। सोनीपत की बात, 279 एक्टिव केस, 218 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि सोनीपत में 5 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हो चुकी है। 20 एक्टिव केस इस वक्त झज्जर में है। 99 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और
ये जो है अभी तक जानकारी झज्जर की हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आपको नूह की भी जानकारी दें तो नूह में 23 एक्टिव केस अब हो चुके हैं। 81 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये नूह की भी जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको आपके इलाके की, आपके जिले की भी हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि कोरोना मीटर आपके जिले में किस रूप में, कितनी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। अंबाला की बात कर रहे हैं जहां पर 93 एक्टिव केस हैं। 56 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अंबाला में 2 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हो चुकी है। बात अब पलवल की कर रहे हैं जहां पर 111 एक्टिव केस हैं। 57 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो पलवल की जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और जरा आप आगे बढ़ते हैं, जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी तस्वीरें। पानीपत की बात कर रहे हैं जहां पर 23 एक्टिव केस हैं। 60 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि पानीपत में 4 लोगों की इस घातक वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। पंचकुला की बात जहां पर 21 एक्टिव केस, जबकि 26 लोग इस दौरान ठीक हो चुके हैं, यानी कि अस्पताल में पहुंचे, इलाज हुआ। और हालांकि अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, कोई इसका स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी देखरेख और अन्य उपचारों के जरिए जो है ठीक होकर के लोग अपने घर पहुंचे हैं। बात जींद की जहां पर 39 एक्टिव केस हैं और 26 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और जींद में 3 लोगों की इस घातक वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। जरा आगे बढ़ते हैं, बात करनाल की कर रहे हैं जहां पर 76 एक्टिव केस इस वक्त हैं। 47 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 2 लोगों की इस कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। बात अब यमुनानगर की जहां पर 27 एक्टिव केस इस वक्त यमुनानगर में हैं और 9 लोग इस दौरान ठीक भी हो चुके हैं। तो यमुनानगर की ये जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और जरा आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी तस्वीरें इसी क्रम में आपको दिखाते चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपके अपने इलाके में, आपके अपने जिले में क्या स्थिति इस वक्त इस घातक वायरस की बनी हुई है। सिरसा की बात जहां पर 24 एक्टिव केस हैं, 42 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन राहत भरी बात यह है कि अभी तक यहां पर ये जो आप तीसरा आंकड़ा देख रहे हैं वो 0 ही बना हुआ है और हमारी तो दुआ यही है, हमारी कोशिश यही है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये जो है ये आंकड़ा 0 में ही रहे। और हर जगह पर ये जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत तेजी के साथ हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में फिलहाल राहत की बात यही है कि ज्यादा तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। फतेहाबाद की बात जहां पर 35 एक्टिव केस है, 23 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। और जरा फतेहाबाद के बाद अब आपको दिखाने जा रहे हैं भिवानी की तस्वीरें जहां पर 42 एक्टिव केस हैं, जबकि 44 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये अभी तक भिवानी की जानकारी, लेकिन रोहतक की जानकारी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर 169 एक्टिव केस हो चुके हैं। 84 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4 लोगों की रोहतक में मौत हो चुकी है। नारनौल की बात जहां पर 39 एक्टिव केस हैं और 74 मरीज ठीक हो चुके हैं। और जरा इसी तरीके से आगे जरा जल्दी जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं और आपको आपके जिले की भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात हिसार की जहां पर 49 एक्टिव केस हैं, 59 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1 शख्स की इस दौरान मौत हो चुकी है हिसार में। रेवाड़ी की बात 61 एक्टिव केस, 12 ठीक हो चुके हैं और ये अभी तक रेवाड़ी से जो जानकारी देख रहे हैं, अभी तक की जो अपडेट है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। और ग्राफिक्स के जरिए दिखाने का मकसद यही है कि आप बहुत बेहतर तरीके से और आसानी से आप समझ सकें कि कोरोना मीटर किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। चरखी दादरी की बात जहां पर 38 एक्टिव केस हैं, 7 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। और इसी तरीके से बात कैथल की भी कर रहे हैं जहां पर 28 एक्टिव केस हो चुके हैं और 28 मरीज जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। तो ये कैथल की जानकारी भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और यहां पर 50-50 का रेशियो है। लेकिन कुरुक्षेत्र की बात जहां पर एक्टिव केस 26 है और 34 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये आपको हमने हरियाणा प्रदेश की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हमारी कोशिश यही है कि हम आपको बहुत आसानी के साथ ये बताएं कि संक्रमण जब तेजी के साथ बढ़ रहा है देश और प्रदेश में, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कितनी तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है, प्रशासन और सरकार इन बढ़ते हुए मामलों को लेकर के कितनी संजीदगी से काम कर रही है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,97,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान देश में रिकॉर्ड
10,956 मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 397 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। देश के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना वायरस के अब तक कुल 2,97,535 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,41,842 एक्टिव केस हैं, वहीं 1,47,916 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8,498 हो गया है। हर दिन कोरोना खतरनाक रूप अख्तियार करते जा रहा है। एक तरफ हर दिन नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इसमें ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। कोरोना से महाराष्ट्र का हाल भी बेहाल है। देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 97,648 पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 3,590 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य में 47,990 से अधिक एक्टिव केस हैं। हालांकि यहां ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी है। महाराष्ट्र में 46,078 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा केस तमिलनाडु में है। यहां कुल मरीजों की संख्या करीब 38,716 पहुंच गई है। वहीं बीमारी से यहां अब तक 349 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 17,662 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 20,605 लोग कोरोना की लड़ाई जीतने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। वहीं बात अगर दिल्ली की जाए तो यहां भी कोरोना का रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 34,687 पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 1,000 के पार चला गया है। दिल्ली में कोरोना के अभी भी 20,871 एक्टिव मामले हैं, जबकि 12,731 लोगों ने कोरोना को हराने में कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली के बाद गुजरात में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार चला गया है, जिसमें कोरोना से 1,385 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गुजरात में एक्टिव केस की बात करें तो यहां कुल एक्टिव केस 5546 है, जबकि 15,101 लोग ठीक हो चुके हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो यहां कुल मरीजों की संख्या 11,838 हो गई है, जिसमें 265 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात प्रदेश की करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 181 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 6,149 पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना के 3,814 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,271 लोग कोरोना की लड़ाई जीत चुके हैं। वहीं प्रदेश में 64 लोग कोरोना से जंग भी हार चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव गुरुग्राम और फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही शहर देश की राजधानी दिल्ली से पूरी तरह से कनेक्टेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ आपको अंदाजा लग चुका होगा कि किस रूप में संक्रमण बढ़ रहा है, तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, सरकार का रोड मैप आगे क्या है। जरा इन्हीं चीजों को और भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। आप ये जानना और समझना चाह रहे होंगे कि जब संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है तो ऐसे में प्लानिंग क्या है, और जब ये बार बार कहा जा रहा है कि संक्रमण अब तेजी के साथ बढ़ रहा है और हरियाणा के गृह मंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए कि स्थिति को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो कड़े से कड़े कदम भी उठाए जाएंगे, इसमें बॉर्डर सील करने तक की उन्होंने संकेत दे दिए थे। और इसी को लेकर के हमारे साथ खास पैनल जो है उसमें डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाह रहे हैं कि अब जब संक्रमण बढ़ रहा है और तेजी के साथ बढ़ रहा है तो लोग भी ये समझना चाह रहे हैं कि उनकी सरकारों का रोड प्लान क्या है, अब आगे किस फॉर्मेट पर वो चलने जा रहे हैं। दिल्ली की स्थिति एक तरफ हर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, देश भर के लोग देख रहे हैं, तो ऐसे में हमें उनसे क्या सबक लेना चाहिए, क्या रिव्यू करने के बाद जो गृह मंत्री की तरफ से की गई थी कि स्थिति को एक बारी देखा जाएगा और रिव्यू करने के बाद कड़े से कड़े कदम इसमें उठाए भी जा सकते हैं, तो क्या इस तरफ भी सरकार का कोई ध्यान है, विचार इसको लेकर के भी किया जा रहा है? शुभेंदु जी,
पहली बार जो वर्तमान सरकार है या वर्तमान में जो बाबू लोग बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग बैठे हुए हैं, तो पहली बार उनके जीवन काल में इतना बड़ा संक्रमण रोग जो है वो सामने आया है, जिसके लिए वो ना मानसिक रूप से, ना ही साइंटिफिक तरीके से और ना ही इक्विपमेंट के माध्यम से उसके प्रति सजग थे। एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में आया और अचानक आ गया। इसलिए पहली बार हिंदुस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम उसकी टेस्टिंग हुई और उसमें लगभग हम पूर्णतया फेल हुए और उसको कवर अप करने के लिए हमें टोटल लॉकडाउन वाले डिसीजन लेने पड़े। पूर्णतया लॉकडाउन करना पड़ा, क्योंकि अगर पूर्णतया लॉकडाउन नहीं करता तो हम किसी भी रूप से इस संक्रमण की जो तीव्र गति थी उसको झेल नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 करके हमने कोशिश की उस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार होने के लिए। और अभी भी क्योंकि ये पहली बार इस तरह का संक्रमण आया था, डिसीजन मेकिंग करने में, बाकी सारी चीजें प्लानिंग करने में, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से देखने में, कहीं आर्थिक समस्याएं थी, कहीं प्रवासी मजदूरों की समस्याएं थी, कई लोगों की समझ की समस्या थी। उन सभी को ध्यान में रखते हुए बार बार निर्णय सरकार द्वारा बदले जा रहे हैं और आज स्थिति ये है कि संक्रमण बढ़ रहा है और छूट भी बढ़ रही है। ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही है। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल छूट भी बढ़ेगी तो संक्रमण भी बढ़ेगा। अभी आप देख रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से देखते देखते ये 1 लाख से 1.5 और 1.5 से 2 होने में जितना समय लगा, उतना ही समय 2 से 3 होने में लगा। मतलब 1 से 1.5 होने में जितना समय लगा या 1.5 से 2 होने में समय लगा, अब 2 से 3 होने में उतना ही समय लगा, यानी उसका आधा समय और हो गया है। ठीक है। और अब जो है वो संसार में हम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अभी जो है हम चौथे नंबर पे, विश्व के चौथे नंबर के आंकड़ों में आ गए हैं। अभी हमारा जो सेमीफाइनल और फाइनल होना बाकी है, और मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अमेरिका के स्तर पे आएंगे। और इस बात का अंदेशा स्वयं ट्रंप दे चुके हैं कि अगर टेस्टिंग हरियाणा हिंदुस्तान में होगी तो अमेरिका से ज्यादा केसेस मिलेंगे। ट्रंप इस बारे में घोषणा भी कर चुके हैं। नहीं तो अगर अब जब संक्रमण बढ़ रहा है, हम 11वें 12वें से लेकर के अब लगातार हम जो है अब अमेरिका के बहुत ज्यादा नजदीक पर आकर के खड़े हो चुके हैं, चौथे पायदान पर हम आ चुके हैं, तो क्या अब क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से तो कह दिया गया कि अब लॉकडाउन और ये सब चीजें अब कारगर नहीं हैं, तो क्या देश के बाकी राज्यों को भी इसी तरफ सोचना चाहिए, इसी तरह से सोचना चाहिए, या इससे अलग जो है कुछ और भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश की जनता का ध्यान रखना है, उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? बिंदु जी, मुझे लगता है कि ये जो भी आंकड़े आ रहे हैं ये वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि पीछे जो ये क्वारंटाइन करना पड़ा और आइसोलेशन सेंटर्स बनाने लगे और लगा कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो 14 दिन पहले आपको किसी ऐसे आइसोलेशन सेंटर में रहना पड़ेगा, होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उसका नुकसान ये हुआ कि जब तक व्यक्ति मृत्यु के आसपास नहीं पहुंच रहा है तब तक वो अपने पड़ोस को भी, अपने घर वालों को भी डिस्क्लोज करने से घबरा रहा है कि कहीं मैं अपना फीवर बता दूं या सांस लेने में तकलीफ या कोई चीज बता दूं तो मेरे और मेरे परिवार पर ये विपत्ति ना आ जाए। ये जो जाने अनजाने में गलती समाज में हुई है कि हमने इसको एक क्राइम बना दिया। ऐसा अखबारों में, टीवी में भी देखने के लिए आया कि जेलों में डाल दिया, जुर्माने लगा दिए, उनको इस तरह की चीजें दे दी और वहां पे वो सुविधाएं उस तरह की नहीं थी। अब किसी स्कूल को अगर आप क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे, आप सोच के देखिएगा, वो डे केयर सेंटर होता है, लोग दिन में आते हैं, सिर्फ वहां पे 1 या 2 टॉयलेट्स होते हैं, कई जगह पे तो महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट भी नहीं होता है, और जो टॉयलेट होता है उसमें भी ताला लगा के रखा जाता है। ऐसे स्कूल में अगर आप क्वारंटाइन करेंगे और वहां पे 100-200 लोग को रखा जाएगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वहां के वातावरण की जो सूचना जो समाज में जाएगी तो उसके बारे में क्या सोच समाज की बनेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, ये आंकड़े सच्चाई से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन एक्सपर्ट बार बार ये कह रहे हैं पंकज जी
कि जब स्थिति जो है वो आप बहुत तेजी के साथ, क्योंकि हमने दुनिया भर के बाकी देशों को देखा, पीक पर वो पहुंचे और उसके बाद उनका जो ग्राफ है वो थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा, लेकिन भारत जो है अभी भी ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आने में और कितना समय या फिर और कितना नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा, और क्या उस स्थिति के लिए हम तैयार हैं? देखिए मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने ये गलती की है, या समाज ने या बाबू लोगों ने, कि डंडा चलाया और क्वारंटाइन कर दो और आइसोलेशन सेंटर्स और इस तरह की चीजें जो सारी घटनाएं की, उसके कारण दिक्कत है। उसी तरीके का भयावह जो स्थिति है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से प्राइवेट सेक्टर में भी हो गया है। मतलब ऐसे समय में जब सरकार जो है बाकी सभी सेक्टर्स को पैकेजेस दे रही है, सपोर्ट दे रही है, वहीं पर स्वास्थ्य जो सेक्टर है इसके साथ डंडा लेके काम कर रही है। डंडे की मार से, इंस्पेक्टर राज से, वो जो तरीका है वो बहुत ही गलत तरीका है जो सरकार में बैठे हुए उच्च पदाधिकारी या पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। इसका बहुत पछतावा देश को होने वाला है। आप समझिएगा, फैसला कर दिया बैठ के कि फला लैब टेस्ट करेगी और नहीं करेगी, ठीक है, फला करेंगे और फला नहीं करेंगे। दिल्ली में हुआ कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर्स फैसला करेंगे किसको दाखिल करना है, लेकिन वहां पे एक नर्स बैठेगी और वो बताएगी कि डॉक्टर के बताए हुए किस मरीज को दाखिल करना है कि नहीं करना है। ये जो डंडा जो चलाया जा रहा है डॉक्टरों के पास प्राइवेट सेक्टर पर चलाया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ इनडायरेक्ट रूप से खींच लिए हैं। उसको अपना जीवन बचाना, दो तरीके से अपना जीवन बचाना मुश्किल हो रहा है। पहला जीवन बचाना कोरोना से, क्योंकि कोरोना के साथ सीधे भिड़ रहे हैं, वो फंड में आ रहे हैं, और दूसरा उनको सरकार से, क्योंकि सरकार ने हर जगह कानून बना दिए कि अगर मान लो उसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसको अंदर जेल में भेज दो। अगर उसने किसी का टेस्ट करा लिया और सरकार ने सोचा है टेस्ट गलत करा लिया तो उसको अंदर भेज दो। तो डॉक्टर के पास चारा क्या है कि किसी तरीके से वो अपने जीवन को, अपने अस्पताल को बचाए। ये बहुत बड़ा नैतिक इशू जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से लाना चाहता हूँ। LNJP की जो घटना जो बताई गई जी, आप देख सकते हैं कि ऐसी दुर्दशा सरकारी अस्पतालों में केवल LNJP की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही स्थिति है। लेकिन तो अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो क्या सरकारें अभी तक आंखें मूंदे बैठी हैं? सिस्टम के भीतर के जो लोग हैं वो क्या इस सब तस्वीरों को देख करके चुप्पी साधे बैठे हैं? और बार बार जो ये कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड खाली हैं, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जगह नहीं है, तो ये जो दोनों तस्वीरों के अंदर अंतर है, ये यही एक कारण है क्या? आपके चैनल के माध्यम से बहुत सालों से, कई सालों से आपको एक बात बार बार आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने लेके आ रहा हूं कि सरकारों में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी की गई है, डॉक्टरों की अनदेखी की गई है। जो महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, वो केवल क्रोसिन की टेबलेट ये बता सकता है कि वो चपटी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, खरीद नहीं सकता। आपको मालूम है सामान कौन खरीदता है? आईएएस लोग खरीदते हैं। क्या, कहां पे क्या होना है इसका फैसला कौन करेगा? आईएएस करेगा। कहां अस्पताल बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आईएएस करेगा। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को आईएएस लोगों के कमरे में उठक बैठक लगाते हुए मैंने देखा है। ऐसे मतलब उनको, उनके जमीर को, उनकी सब चीजों को पूरा खत्म कर दिया। LNJP में क्या किया? 2 नर्सेस समाप्त कर, वो को सस्पेंड कर दिया। अरे स्टाफ नर्स बेचारी क्या करेगी? या वहां का मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्या करेगा? जहां पे 100 बेड, 200 बेड की जहां पे व्यवस्था है, अगर वहां पे 2000 मरीज आ जाएंगे, वो तो बेचारे अपनी जान लड़ा रहे हैं वहां पे। अगर सस्पेंड करना है तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को करिए। 2 नर्सेज को सस्पेंड करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? शुभेंदु जी, मैं बहुत दुख से, आत्मा से बोल रहा हूं। इसका खामियाजा जो सालों से सरकारों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ किया, जो बाबुओं ने स्वास्थ्य विभाग के साथ जो किया है, आप मान के चलिएगा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। LNJP की स्थिति आपके चैनल के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से सामने आई। यही स्थिति हर जगह है। मेरे अपने डॉक्टर्स कुलीग बताते हैं कि घर में मरना अच्छा है किसी प्राइवेट या सरकारी किसी भी अस्पताल में जाने की बजाय। यही तो चीजें हैं अंकल जी, यही चीजें हैं कि लोग जो है इसी बात को लेकर के इतना दहशत में हैं।
वो इन तस्वीरों को देख देखकर जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर अस्पताल में चले गए तो वहां पर उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा, तो ऐसे में क्यों ना अपनी जो जानकारी है वो या तो घर पर ही रहें, घर पर के रहकर ही अपने आप को जो है कुछ हद तक जो देसी उपाय हैं उनका जो है वो अनुसरण करे, वो उनको वो देखता रहे। तो ये एक डर बना हुआ है लोगों के बीच में। मुझे अब लगता है कि सरकार जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है। जो इनके टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो भी पूर्ण रूप से इन्होंने कम करनी शुरू कर दी है। असल में तो है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। अब सरकार को एक हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया कैसे मरीजों को उनका डर भय निकाल के कैसे उनको अस्पतालों तक पहुंचाएं और उनका इलाज करें। आप देखिएगा, मैं आपको एक दूसरी बात की तरफ और ध्यान दे रहा हूँ जी, दिलाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया, डंडा घुमाया कि 20% कोविड के, या तो आप कोविड का 20% बेड कर दीजिएगा या सारे के अस्पताल को हम कोविड डिक्लेयर कर देंगे। ये एक जैसे अंग्रेजों की हुकूमत होती थी उस तरह का फैसला आईएएस अफसर ने, सरकार ने कर दिया। ठीक है, अब आप सोच के देखिएगा, जिस अस्पताल में 20 कोविड के पेशेंट हैं, वही डॉक्टर वही स्टाफ उन पेशेंट्स को भी देख रहा है और बाकी को भी देख रहा है, तो संक्रमण वहां से वहां फैलेगा कि नहीं फैलेगा। और जिस अस्पताल में ये पता लगेगा कि कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, बाकी अस्पताल में लोग जाना आना जाना बंद कर देंगे। बिल्कुल, और यही जो परेशानियां हैं, इनको ये फैसला नीतिगत फैसला, इनको जब तक ये वापस डॉक्टरों के पास नहीं छोड़ेंगे, आईएमए जैसी संस्थाओं को, जो सरकारी संस्था, जो डॉक्टर्स की जो संस्थाएं हैं, उनको वापस उनके रोल में नहीं लेकर आएंगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान का, बिल्कुल, और ये जो नुकसान है वो इस वक्त देखने को भी मिल रहा है और यही तस्वीरें भी इन दिनों साझा भी हो रही हैं। खैर, बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर साझा किया है और सिस्टम के भीतर की वो तस्वीरें जो कि आम जनता नहीं देख पाती है, नहीं समझ पाती है, वो भी हमने बताने की कोशिश की है। लेकिन आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बस अगर आप एहतियात ज्यादा से ज्यादा बरतेंगे, आप ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, चेहरे को ढक करके रखेंगे, हाथों को बार बार समय समय पर धोते रहेंगे, तो जाहिर तौर पर इस जो महामारी के जो अचूक रामबाण इलाज जो है, जो बचाव के उपाय हैं, उसके जरिए आप इस घातक वायरस से बच सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।